हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द गैवल कैप्सूल। तो आज हम थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हो और उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या है। दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी, लीगल प्रोसीजर्स फॉर प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी कन्वर्जन। इंट्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ कंपनी। Section 18 of the Companies Act 2013 allows a registered company to convert to another class. So Companies Act 2013 का Section 18 ये बोलता है कि कोई भी registered company अपने आप को दूसरे तरह की कंपनी में बदल सकती है. This includes conversion from private to public company and vice versa. इसमें प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में बदलना भी शामिल है और पब्लिक का प्राइवेट में भी, दोनों तरीक़ों से हम उसको कंसिडर करते हैं. इसके की एक्शंस क्या हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. मतलब कि इस कन्वर्जन के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, अपने आप तो हो नहीं जाएगा. तो इसके क्या काम है? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ता है. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है. और ROC इशूज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन अप्रूवल. इसका क्या मतलब है कि अगर ROC देखता है कि सब कुछ ठीक है तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर सकता है. इसमें एक नोट दिया हुआ है छोटा सा, दैट कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स. इसका ये मतलब है कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कंपनी कन्वर्ट हो भी जाए तो उसके पुराने डेब्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब पहले ही जैसे रहते हैं. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट मोड्स ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, ये देखेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कैसे बन सकती है. तो बेसिकली ये दो तरीके से होता है, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट एंड कन्वर्जन बाय चॉइस. ओके, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट की. तो ये तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती है. ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, ऑकर्स व्हेन अ प्राइवेट कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013. ठीक है, अब इसके डिफ़ॉल्ट्स क्या हैं कि मतलब कि कब हम एक कंपनी को बोलेंगे कि ये कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट हुई है. इस सेक्शन 14 में आती है. पहला कि मेंबर्स एक्सीडिंग 200. इसका मतलब है कि अगर मेंबर्स 200 से ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि परमिटिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. मतलब अगर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स किसी को भी बिना किसी रोक टोक के शेयर्स बेच सकते हैं, तो फिर यार प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस रह जाएगा अगर वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे शेयर्स को. ठीक है. पॉइंट 3, इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचरीज. इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस भेजकर शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर सकती है. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. मतलब कि अगर कंपनी पब्लिक से फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है. ठीक है, एक्सक्लूडिंग मेंबर्स, डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स. इसका क्या मतलब है कि ये जो जिन पब्लिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर उनके रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ये एक टेबल है जिसमें डिफ़ॉल्ट के कंडीशंस दिए हुए हैं. ठीक है, और उसके बेसिस पे उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे मेंबर्स एक्सीडिंग 200 एक डिफ़ॉल्ट की कंडीशन है कि मेंबर्स अगर 200 से ज़्यादा हो जाएं. ठीक है, उसका तुम एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखो कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 250 मेंबर्स हो गए, तो वो कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी. ठीक है, फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. ठीक है, इसका एग्जांपल है कि शेयर होल्डर्स कैन सेल शेयर्स टू एनीवन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. थर्ड है एक डिफ़ॉल्ट की कंडीशन, इनवाइट्स पब्लिक फॉर शेयर्स. तो एग्जांपल में है कंपनी सेंस प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक. ये तभी होता है जब कंपनी पब्लिक होती है. ठीक है, बट प्राइवेट कंपनी अगर ये काम कर रहा है तो इट्स नॉट वैलिड, राइट. उसके बाद आता है एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स. मतलब कंपनी एक्सेप्ट्स फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. मतलब पहले जो हमने पढ़ा उसी का एक टेबल बना हुआ है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन बाय चॉइस की.
ये तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी अपनी मर्ज़ी से पब्लिक कंपनी बनाना चाहती है, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी वॉलंटरी कन्वर्ट्स इनटू अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या क्या है? ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चेंज ऑफ नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 13। इसका क्या मतलब है कि सेक्शन 13 के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी का नाम चेंज करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इंक्रीज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7। कंपनीज़ के मेंबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है, कम से कम 7 होनी चाहिए, कम से कम 7 होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 3। डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है, कम से कम 3 होनी चाहिए, एट लीस्ट 3 होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, फाइलिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द ROC विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स ROC के पास फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। अब टॉक अबाउट कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ कन्वर्जन क्या क्या है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद ROC, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जो चेंजेस किए हैं वो सब लिख के इसमें प्रॉपर्ली देना होता है। और कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन का एक कॉपी या रिकॉर्ड देना होता है। और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। मतलब कि या तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को सिक्योरिटीज़ ऑफर करता है विच इज़ प्रॉस्पेक्टस, या अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो उसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट, बट कोई डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है उस प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड, ठीक है। जो हमने ये फ्लो चार्ट देखा था पीछे, इसमें क्या था कि पहले एक प्राइवेट कंपनी होती है, मानो PQR प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करती है, ऑल्टर AOA, ठीक है। फिर नाम बदलने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है। उसके बाद अपने मेंबर्स को बढ़ाकर 7 या उससे ज़्यादा करती है। फिर डायरेक्टर्स को बढ़ाकर 3 या उससे ज़्यादा करती है। और फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स ROC के पास फाइल करती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फाइनल स्टेप्स एंड इफ़ेक्टिव डेट, बेसिकली फाइनलाइजिंग ऑफ द कन्वर्जन। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हो तो आगे क्या होता है? अब हमने सारे स्टेप्स तो देख लिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या फाइल करना है, कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि इसका फाइनल स्टेप्स और इफ़ेक्टिव डेट क्या होती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट है कि द ROC इशूज़ अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ROC आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस आर मेड टू MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेटर हेड्स, बिल्स, इनवॉइसेस, सील्स एक्सेट्रा। मतलब कि फिर आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लेटर हेड्स, बिल्स, इनवॉइसेस और सील्स वगैरह में चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी बिकम्स अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब कि एक कंपनी पब्लिक कंपनी कब बन जाती है? जिस दिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है उस दिन से। The changes in the company's name is effective upon the issuance of the new certificate of incorporation by the ROC. देखो, अगर कंपनी के नाम में कोई बदलाव या चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि प्राइवेट वर्ड हट जाए, तो वो तभी काम के होते हैं जब ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। मतलब कि वो तभी इफ़ेक्ट में होता है, तभी उसको माना जाता है जब ROC विच इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, ठीक है। जो हमने ये फ्लो चार्ट देखा था पीछे, इसमें क्या था कि पहले एक प्राइवेट कंपनी होती है, मानो PQR प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फिर वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करती है, ऑल्टर AOA, ठीक है। फिर नाम बदलने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है। उसके बाद अपने मेंबर्स को बढ़ाकर 7 या उससे ज़्यादा करती है। फिर डायरेक्टर्स को बढ़ाकर 3 या उससे ज़्यादा करती है। और फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स
आरओसी के पास फाइल कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ कन्वर्जन की। सो बेसिकली इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये कन्वर्जन का टाइमलाइन दिखा रहा है। मतलब कि जिस दिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है उस दिन कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाता है, और जिस दिन आरओसी सर्टिफिकेट इशू होता है उस दिन नाम में चेंजेस इफेक्टिव हो जाते हैं और मतलब नाम में प्राइवेट हट जाता है। आई होप you liked the video today. So if there are any doubts, anything, please comment down below. Thank you so much. Let's meet in the next video.